नमस्कार। आज आम सहित उपस्थित अच्छा एमती जड़े व्यक्तित्व जहाँकर व्यक्तित्व जी बलिष्ठ स्वभाव से नम्र। जिते आम नदीर सुरक्षा कथा चिंता करें, जो परिवेश सुरक्षा कथा सामना को आसे से ही तांकरी कथा सामना को आसी जाए। तांकर व्यक्तिगत प्रचेष्टार आज नर्मदा आंदोलन पाखापाखि 40 वर्ष धरी से संघर्ष करुँच। छड़ा देशर विभिन्न स्थान में विभिन्न संगठन रही जहाँ जरिया से चेष्टा करुँच नदीगुड़ी को केमती सुरक्षित रखा जाई परिबो, परिवेश रे केमती संतुलन आसी पारिबो बा परिवेश केमती सुरक्षित रही पारिबो से संपर्क में आज आम आलोचना करने जहाँ को पाइछे से आउ कहीं नुहंती नर्मदा बचाओ आंदोलन संस्थापक फाउंडर मेधा पाटकर जी। दीदी आपन को आलोचना को स्वागत करुँच। उड़िया कुछ समझ में आते हैं आपको? हाँ हाँ, ठीक है। कैसी हैं आप बताइए? ठीक हूँ, जैसे है वैसे ही है। अच्छा, बदलते नहीं। अच्छा, उड़ीसा कैसा आना हुआ आपका अभी? कुछ यहाँ जो विस्थापितों का सवाल है, जल जंगल ज़मीन बचाने का सवाल है, उसमें हमारे साथी भी जन आंदोलनों के लगे रहे हैं। जी जी। तो कल पर्यावरण दिवस है जी, तो उसमें एक आदिवासी क्षेत्र का कार्यक्रम है, उसमें मैं आ रही हूँ क्योंकि आदिवासियों से ही हम प्रेरणा लेते हैं जी। जो जल जंगल ज़मीन बचाने मूल निवासी लड़ते हैं जी, तभी जाकर कुछ बचा है आज देश में। अच्छा, आपको क्या लगता है उड़ीसा में स्थिति क्या है? उड़ीसा के बारे में आपका क्या ख्यालात है? आप तो उड़ीसा पहली बार नहीं बहुत बार आ चुकी हैं। देखिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड जैसा एक नेचुरल रिसोर्सेस के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर एक समृद्ध राष्ट्र रहा है जी। और यहाँ मेहनतकश आदिवासियों ने ये जल, नदियाँ, ज़मीन, जंगल बचाया है। लेकिन उड़ीसा भी एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर नंबर 1 स्टेट बन जाएगा, ये जब से राजनेताओं की एक ख्वाहिश हो गई, एक सपना हो गया, तब से जगह जगह पर कंपनियों से या सरकार खुद से आदिवासियों को हटाकर उनकी जल जंगल ज़मीन लेना चाहती है। तो लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं जी। और संघर्ष हर बार अहिंसक ही रहे हैं। हम तो अहिंसा और सत्य के ही पक्ष में हैं। जी जी। सत्याग्रही संघर्ष को ही हम मानते हैं। पर ऐसा बहुत हुआ है कि हमने देखा है कि कई बार उपवास हुआ, कई बार बड़ी रैलियां हुई और फिर भी पूरा यश नहीं मिला, लेकिन कुछ तो बच गया, ये भी है। और बहुत सारे साथी जो आदिवासियों को साथ देते हैं, ऐसे एक इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी भी उड़ीसा में बहुत रहे हैं जी। मनोरंजन मोहंती जैसे रहे हैं जी। रवि साहू जैसे रहे हैं जी। और इन सब लोगों ने, रवि राय जी थे जी जी, जो संसद के सभापति रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो सत्तावादी केवल नहीं है, समाजवादी है, वो इन सभी चीज़ों को देखते हैं, सामाजिक पर्यावरणीय असर विकास के नाम पर जो होता है। तो उड़ीसा में ये दोनों बातें हमने देखी है जी। कहीं काशीपुर के इससे किशन पटनायक जी थे, उनके साथ में वहाँ पहली बार गई थी। तो ये कोरापुट है, कलाहंडी है, बोलांगीर है, ये तो केबी के। लगता है कि उड़ीसा में जल जमीन का जो समस्या है वो काफ़ी चिंताजनक है? आपको लगता है उड़ीसा में? आज भी चिंताजनक है। अच्छा। क्योंकि जहाँ से नदियों का उगम होता है, नियमगिरी जैसे पर्वत से, जी जी, तो अगर वो पर्वत ही खत्म हुआ जी, माइनिंग के नाम पर, खदानों के नाम पर, जी, क्योंकि खनिजों की संपदा उड़ीसा में बहुत है। जी जी, देश के आयरन ओर का करीबन 33% उड़ीसा में है। जी जी, कोयले का भी 33% करीबन है। जी, 90% से ज़्यादा क्रोमियम जैसा खनिज भी यहाँ है। जी, तो ये सब निकालना ही है तत्काल, कुछ उसके असर का सोचना नहीं है। ऐसी अगर वृत्ति होगी राजनीति में तो फिर उस पर जीने वाले लोग जो है वो तो खत्म होंगे। आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है उड़ीसा के आगे? क्योंकि मैं इसीलिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ कि उड़ीसा से आप जुड़े हुए हैं, बार बार आती हैं बीच बीच में, तो मैं जानना चाहता हूँ उड़ीसा के आगे चुनौती क्या है? उड़ीसा में केवल उड़ीसा के नहीं है, हाँ। चुनौती तो पूरे देश के सामने है, हाँ। और कुछ हद तक दुनिया के सामने है। वो है क्लाइमेट चेंज की, हाँ। और ये क्लाइमेट चेंज क्या एक नेचुरल क्राइसिस नहीं है। जी जी, ये ह्यूमन मेड है, हाँ हाँ। ये स्टेट मेड है। और ये किस प्रकार से हो रहा है? स्टेट मेड कैसा है? विकास के नाम पर जो नियोजन होता है, जी जी, जो एक्टिविटीज होती है, जी जी, वो अगर प्रकृति पर आघात करती है,
उसके साथ एक खिलवाड़ होती है तो क्लाइमेट बदलेगा ही। आपको लगता नहीं है कि उड़ीसा में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, विकास कैसे होगा फिर? ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ऐसा मुझे। है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूर्ण खिलाफ हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन आपको विकास के विरोधी क्यों कहा जाता है बार बार? तो गलत आरोप लगाते जब भी हैं, मेधा सब पाटेकर लोग जी नहीं आते हैं, कहते हैं, हाँ, सब लोग नहीं बहुत कहते लोग कहते हैं। वो कहते हैं जिनको एक प्रकार का विकास चाहिए होता है, हाँ। जिस विकास में बहुत बड़ा विनाश होता है, बहुत बड़ा विस्थापन होता है और बहुत बड़ी विषमता, गैर बराबरी बढ़ती है, उस प्रकार के विकास के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। जी जी। और हम यही चाहते हैं कि विकास सही हो, शाश्वत हो, निरंतर हो, ताकि नदियां हो, कि पानी हो, कि पहाड़ हो, कि हवा हो, हम लोगों को अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है कि नहीं। अगर जंगल खत्म होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? कॉन्सेंट्रेटर में, ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन क्या क्रिएट होता है? नहीं। हरे भरे पर्णभंगिरी जिनको मैं बोलती हूँ, वो झूमते झूमते जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही तो भरते हैं। तो धनिक लोग ज्यादा मर गए कोरोना में, ये क्यों हुआ? और जो खुले में काम करते हैं, जैसे निर्माण मजदूर है। आप पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो? नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार का होना चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन में अंधाधुंध प्रॉफिट ओवर पीपल एंड प्रॉफिट ओवर नेचर, मतलब मुनाफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। औद्योगिकरण तो भारत में भी स्वतंत्रता मिलने के बाद तत्काल लाया गया। उसमें कुछ नेहरू और गांधी जी के विचारों में फर्क था। वो क्या फर्क था समझना जरूरी है। गृहोद्योग, ग्रामोद्योग, जिसमें रोजगार ज्यादा निर्माण होता है, ऐसा औद्योगिकरण ज्यादा होना चाहिए। तो सरकार का तो मानना है कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अगर बड़े इंडस्ट्री कॉर्पोरेट हाउसेस आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज क्रिएट होगा। बेरोजगारी पिछले 45-50 साल में सबसे ज्यादा क्यों हो गई है? औद्योगिकरण अगर बढ़ा है तो भी क्यों हो रही? ये पूंजीवाद और बाजारवाद है, इसके आधार पर ही अगर औद्योगिकरण बढ़ता है तो हर चीज, कपड़ा हो कि कोई भी गृह निर्माण हो, ये नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधनों के स्थानिक रोजगार के साथ जो उत्पादन होने चाहिए उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन आप जब आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो हमने आज बहुत गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात किया था, मिनिस्टर से भी बात किया है हमने, तो उनका रवैया है, नया गवर्नमेंट जो है उनका रवैया ये है कि हम लोग वी हैव द बेस्ट R&R पॉलिसी एंड हम लोगों के साथ बात करके, विस्थापितों के बारे में सोचकर, फिर लोगों से बात करके, फिर ग्राम्य सभा में बातचीत कर, मैंने ग्राम्य सभा बना के इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेधा पाटेकर जी उसको स्वागत करती हैं कि नहीं? देखिए, हम जो भी अच्छा होगा उसका स्वागत ही करते हैं। हम केवल कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है कि पार्टी बाजी के तहत किसी का विरोध करे और किसी को साथ दे दे। लेकिन मुद्दा ये है कि शुरुआत पुनर्वास से नहीं होती है। शुरुआत होती है विकास नियोजन से। कोई भी विकास योजना का नियोजन करना है तो कौन तय करेगा विकास क्या है, कौन तय करेगा विकास में प्राथमिकता क्या है, आपके नजरिए से कौन मूल्यांकन करेगा? तो हमारा तो विश्वास है विकेंद्रीकरण पर। अच्छा। हर ग्राम सभा को हम तो नारा देते हैं, संकल्प लेते हैं, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। कहाँ विधानसभा और लोकसभा में लोगों के सवालों का आज ठोस जवाब मिल रहा है? तो ग्राम सभा, ये तो संविधान में भी राजीव गांधी ने जब समझा कि केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से सबका भला नहीं हो सकता है, तो देर से सही पर 1992 में जो 73वां और 74वां संशोधन आया, यानी 243 और 244 वाला आर्टिकल, अनुच्छेद संविधान में आया, तब उसमें क्या है? उसमें ये विकेंद्रित नियोजन की बात है। आदिवासी क्षेत्र अगर है उड़ीसा जैसे राज्य में, या झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में, हमारे नर्मदा घाटी में भी, तो पेसा कानून आया है, 96 में आया, पर रूल्स बनते 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 मध्य प्रदेश में 2022 में बने। पर उस कानून के तहत आदिवासी ग्राम सभाओं को इतना अधिकार दिया है कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना किसी गांव के जमीन पर, जंगल पर कोई कंपनी को थोपा नहीं जा सकता है। 2013 में कानून आया, 1894 का कानून चलता रहा स्वतंत्र भारत में।
शर्मनाक बात थी। उसके कारण केवल पैसा फेंको, तमाशा देखो, विस्थापित करो, यही होता था। तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, अहिंसक सत्याग्रही। तो फिर 2013 का कानून आया, जब जयराम रमेश मंत्री थे, हमारे साथ बातचीत करके कानून लाया। इस पर हम खुश थे। सरकार से संवाद बनाकर या संघर्ष करके ही आप कुछ? संवाद के बिना तो हम कभी संघर्ष पे उतरते नहीं। और संघर्ष में उतरने के बाद भी जो सरकारी अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चर्चा में आए, हम लोग हर बार उसका स्वागत किया है। हम संवाद कभी भी काटते नहीं है। झूठे आरोप लगाने वाले कुछ भी हमारे खिलाफ कहते तो फिर 40 साल का संघर्ष क्यों नर्मदा आंदोलन को लेकर चला? बहुत बड़ी कहानी है भाई। 5% बजट का, उस समय का बजट था 4200 करोड़। उसका 5% पैसा आया था विश्व बैंक से। और हमको पता चला कि उसके आधार पर ये मंजूरी दे रहे हैं, जबकि विस्थापितों का सर्वे नहीं हुआ था। पर्यावरण पर जो असर आएगा इतने बड़े बांध का, 1312 किलोमीटर नदी में और उपनदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मझौले बांध और 3000 छोटे बांध, ऐसा बड़ा प्लान था। पर विश्व बैंक ने ये लिखा था कि इस बांध से, सरदार सरोवर से शुरू करने पर हमको पूरे नर्मदा घाटी में खुला रास्ता मिलेगा। पर विश्व बैंक ने आखिर हमारी पूरी बात सुननी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई बात। और जो लोग विश्व बैंक में शेयर्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका, उनके भी जो डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड पर, उन्होंने भी बातें सुनी। और विश्व बैंक ने फिर इसका पुनर्विचार करवाया। मोर्स कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय लोगों की, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक इकोलॉजिस्ट, एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UNDP और एक कनाडा के जज, इनकी बनी। और उन्होंने पूरा जो रिपोर्ट दिया, उससे उन्होंने कहा कि इसका पूरा बेस ही गलत है, प्लानिंग पूरा नहीं है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा सही नहीं है, इसलिए लाभ सही नहीं निकलेंगे और पुनर्वास आसानी से नहीं होगा। तो उन्होंने पैसा रोक दिया विश्व बैंक ने, चुनाव लेकर डायरेक्टर्स के निर्णय से। और जो जो बातें उसमें आई और जो जो बातें हमने सवाल किए, वो आज सब सही साबित हुई है। 40 साल हुए नर्मदा आंदोलन के, तो उससे आज करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ है।